नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे सुप्रसिद्ध लेखिका कमल कुमार जी की कहानी हमारा घर। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए हमारा घर। आइए बैठिए। वकील और विटनेस दोनों आ गए थे। मिस्टर बंसल ने अपनी वसीयत उनके सामने रखी थी। इसे बदलना है, पर यह वसीयत तो आपके कहे अनुसार दोनों बेटों के नाम आपकी संपत्ति की है। आपने ऐसे ही बनवाई थी। ठीक है, पर अब इसे बदलना होगा। दोनों कोठियों का इवैल्यूएशन हो गया है। उसने कागज दिखाए थे। इसका 1/3 हिस्सा मेरी बेटी के नाम होगा, बाकी सारी संपत्ति ट्रस्ट के नाम होगी। ट्रस्ट के सदस्यों की सूची अभी अंतिम नहीं हुई है, पर जल्दी ही हो जाएगी। सर, कुछ समझ नहीं आ रहा। आप चाहते क्या हैं? जहां मैं रह रहा हूं, इस कोठी में एक ओल्ड एज होम बनेगा और दूसरी बेच देंगे। उसका पैसा ओल्ड एज होम बनाने और दूसरी ज़रूरतों के लिए काम आएगा। कुछ राशि का 1/3 मेरी बेटी पूनम के नाम होगा। मिस्टर बंसल, आप एक बार दोबारा सोच लीजिए। बेटों को जायदाद से बेदखल करेंगे तो उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी? कुछ भी हो, आप उसकी चिंता मत करो। आप वसीयत पर ध्यान दें। अगर वे इसके विरोध में कोर्ट में जाते हैं तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। यह सारी संपत्ति मैंने बनाई है। यह उनके पुरखों की भी नहीं है। मेरी मर्जी है मैं इसका क्या करता हूँ। ठीक है, नई वसीयत की पूरी जानकारी दे दीजिए। जल्दी ही वसीयत बन जाती है तो आपसे संपर्क करेंगे। मिस्टर बंसल रॉकिंग कुर्सी पर बैठ गए थे और आगे पीछे होते हुए सोच रहे थे। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। इस समय जो स्थिति है इसमें यही ठीक है। 1000 गज में बनी कोठी थी। अब उसमें अकेला रहना और भयभीत रहना कितना हास्यास्पद है। आज यह संपत्ति करोड़ों की है, पर उन्होंने तो यह जमीन कपड़े के भाव पर खरीदी थी। वे तो खरीद भी नहीं रहे थे, पर पिता के बुजुर्ग दोस्त थे। वही जबरदस्ती करते हुए प्लॉट उसके नाम पर खरीदकर कागज दे गए थे। वे और उसका परिवार तो सरकारी क्वार्टर में ही रहते आए थे, पर जब सरकार का नोटिस आया था, जिनका घर है वे या तो अपने घर में जाएं, नहीं तो क्वार्टर का किराया मार्केट रेट पर देना होगा। उन्होंने लोन लिया था और सादा सा घर बनवा लिया था। वे परिवार के साथ यहीं आ गए थे। फिर बच्चे बड़े हो रहे थे। राकेश की शादी हुई तो उसके लिए पहली मंजिल पर नीचे की तरह से ही घर बना था। वह रहा था 3 वर्ष, फिर चला गया था। उसकी पत्नी भी औपचारिकताएं पूरी करके उसी के पास जॉर्जिया चली गई थी। राजीव तो शुरू से ही बाहर रहा। पहले पढ़ाई पूरी की थी, फिर नौकरी भी लग गई थी। वहीं पर विदेशी मूल की लड़की से उसने शादी भी कर ली थी। पूनम सबसे छोटी थी। उसकी पढ़ाई पूरी हुई तो उसी का दोस्त था अनिल, उससे शादी हो गई। पहले वे दोनों दुबई में रहे, पर जब अनिल के माता पिता के बहुत स्वस्थ न रहने पर अनिल उनका अकेला लड़का होने पर बम्बई में लौट आया था। अब वहीं अपने माता पिता के साथ रह रहा था। संतोष और वह भी ठीक ठाक रह रहे थे। बच्चों के चले जाने से संतोष उदास हो जाती थी। उसके कहने से उसने भी एनजीओ में जाना शुरू कर दिया था। वहाँ वह बच्चों को पढ़ाती थी। सब ठीक ही चल रहा था, पर तब संतोष को बीमारी ने घेर लिया था। उसको डॉक्टरों और अस्पताल से चिढ़ थी। जाना ही नहीं चाहती थी, फिर भी जिद करके उसे ले जाता था। आखिर उसके सारे टेस्ट हुए, पता चला था यूट्रस का कैंसर है। काफ़ी देर हो गई थी। 3री स्टेज थी। कैंसर यूट्रस से नीचे चला गया था। यूट्रस उस समय निकल जाता तो ठीक था। अब देर हो चुकी थी। वैजाइना तक फैल गया था। घर की खुशियां खत्म हो गई थीं। अस्पताल और घर के बीच भागना पड़ रहा था। राजीव और राकेश को बताया था। उन्होंने कहा था आएंगे। आए थे। राकेश आया था, उसके साथ उसकी पत्नी भी थी।
संतोष के चेहरे पर उजास था, पर वह चौथे दिन ही लौट गया था। जाना पड़ेगा माँ। राजीव अकेला आया था। उसकी विदेशी पत्नी तो कभी आती ही नहीं थी। शादी के बाद सिर्फ एक बार आई थी। धूल धूप मिट्टी से परेशान आकुल व्याकुल 7-8 दिन बाद ही लौट गई थी, फिर कभी नहीं आई। राजीव रुका रहा था। सप्ताह भर बाद फिर चला गया था। पूनम आ गई थी। पूनम रुकी रही थी। उसका पति अनिल भी सप्ताह के अंत में आ जाता था। पूनम माँ के साथ साय की तरह बनी रहती थी। कहने लगी थी, मुझे अब ज़्यादा दिन तो जीना नहीं है, चाहती हूँ एक बार पूरे परिवार के साथ दिन बिताऊं, राजीव और राकेश को बुला लूं। सच्चाई जानते हुए भी उसने फ़ोन किया था। देखता हूँ पापा, अभी पिछले महीने ही तो आया था, फ़ोन करूँगा, राजीव ने कहा था। राकेश को बताया था, तुम्हारी माँ के आखिरी दिन हैं, तकलीफ़ में है, तुम्हें याद कर रही है, आ जाओ। आप उनका ख्याल रखो पापा, उनके लिए एक नर्स रख दो, चाहें तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराएं, जो भी खर्च होगा मैं भेज दूंगा, आप फिक्र ना करें। उनके तन मन में आग लग गई थी। मेरे पास बहुत पैसा है बेटे, हमारे लिए तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। उसने फ़ोन पटक दिया था। संतोष बार बार पूछती थी, वह उसको क्या कहता। आएंगे, कहा है वे आएंगे। संतोष खाली आंखों से छत ताका करती थी। पूनम और वह दोनों हमेशा साथ ही होते थे। पूनम ने बच्चों को भी बुला लिया था। उसके पति अनिल का फ़ोन आया था, इधर घर की चिंता ना करो, अरुण की पत्नी आ गई है सिंगापुर से, घर संभाल लेगी, तुम मम्मी का ध्यान रखो। हमारा 50 साल का साथ था। संतोष की तकलीफ बढ़ रही थी। मेरे बेटे आ जाते तो अच्छा होता, कम से कम अपने कंधों पर मुझे छोड़ आते। ऐसी बातें मत करो मम्मा, पूनम कहती। आएंगे ही जब कहा है, मैं हूं ना, फिर यह दोनों आपके नाती तो हैं ना। बच्चों के साथ वह खुश भी हो जाती थी, फिर बेचैन हो जाती। पूनम, ला जरा फ़ोन दे, मैं बात करती हूँ। मेरा पूरा परिवार, मेरे बच्चे मेरे साथ होंगे तो प्राण आसानी से निकल जाएंगे। देखो कब से अटके पड़े हैं। अभी तो कहाँ, आधी रात है माँ, शाम होने दो, फ़ोन करते हैं, वहाँ तब तक सुबह होगी। आखिर उसी दिन संतोष की हमेशा खुली 3 महीने से इंतज़ार करती आंखें मुंद गई थीं। मन पर पत्थर रखकर उन्होंने फ़ोन किया था। राजीव ने कहा था, गो अहेड, मैं देखता हूँ। राकेश आया था 3 दिन बाद। नहीं पंडित जी, उसने कहा था, अब ये सारी रस्में पूनम निभाएगी, वही बेटा भी है और बेटी भी, फिर इसका पति अनिल भी है, मेरे बेटे जैसा। आप ना तो इंतज़ार करेंगे ना ही कुछ दूसरा सोचेंगे। दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच बच्चे नहीं थे। राकेश 3 दिन बाद आया था। उसे जाना भी था, 13वें तक रुक नहीं सकता था। 3 दिन बाद ही उठाला कर दिया गया था। धीरे धीरे रिश्तेदार चले गए थे। पूनम को लगभग 1.5 महीना हो गया था। उसने कहा था, पूनम अब तुम घर जाओ, अपनी गृहस्थी संभालो। ठीक है पापा, आप कुछ दिन के लिए साथ चलते तो अच्छा लगता, बाद में आ जाऊंगा। पूनम लौट गई थी, परेशान थी। पापा अपना ध्यान रखना, मैं फिर आती हूँ, तब आप कुछ दिन हमारे साथ रहने के लिए चलना। घर अब घर नहीं रहा था, क्रम जैसे टूट गया था, सब रुका सा लगता था। राकेश का फ़ोन आया था, पापा पैकअप एंड कम हियर, यू स्टे विद अस नाउ, आपको डिपेंडेंट डिक्लेयर कर दूंगा, आपको पेंशन भी मिला करेगी। शट अप, गुस्से से आग बबूला हो गया था। आखिर क्या हो गया इन बच्चों को। घर में पुराना सर्वेंट था, बाकी स्टाफ वैसे ही था, सब फिर से अपनी रूटीन में लौट आए थे। वह ही नहीं सामान्य हो सका था। कुछ दिनों से उसे लग रहा था कि पीछे क्वार्टर में रहने वाले दीनू का व्यवहार कुछ बदल सा गया है। वह उनकी तरफ बेधड़क नज़रों से देखता। एक दिन उसने पूछा था, साहब रात को आपके पास कमरे में सो जाऊं?
आप अकेले हैं, रात को कोई ज़रूरत हो तो रहूँगा आपके पास। यूं उसकी बात गलत नहीं थी, पर उसकी छठी इंद्री कह रही थी नहीं। एक दिन उसने देखा वह उसके कमरे का ड्रॉर खोल रहा था। कुछ चाहिए क्या? क्या ढूंढ रहे हो? उन्होंने पूछा था। उसके पीले पड़ गए चेहरे को देखकर उनका संदेह पक्का हो गया था। जी नहीं सर, आज बहादुर की जगह मैं ही डस्टिंग कर रहा हूँ। नहीं, रहने दो। उसके भीतर की बेचैनी बढ़ गई थी। लगने लगा था वह शायद मौके की तलाश में है, कभी भी उसके साथ कुछ बुरा कर सकता है। उसने सोचा क्वार्टर खाली करवा ले, पर वह समझ जाएगा। अगर वहां से निकाल भी दिया तो भी वह घर के बारे में सब कुछ जानता है, यह भी कि वह अकेला रहता है। उसने सब्र से काम लिया था। एक दिन उसे समझाया था, देखो अब मैडम भी नहीं है, अकेला हूँ, इतने लोग नहीं चाहिए। बहादुर घर देख ही रहा है। तुम कुछ दिनों के लिए अपने गांव चले जाओ। तुम्हारे बच्चे हैं, घर परिवार और खेत हैं। 2 साल से गए भी नहीं हो। उन्होंने उसे उसकी तनख्वाह के अलावा भी पैसे दिए थे। बच्चों के लिए चीज़ें लेते जाना। वह बेमन से चला गया था। उसने अपने सुरक्षा गार्ड को आगाह किया था। वह अपने को असुरक्षित महसूस करने लगा था। वह क्लब जाता था, वहाँ पर भी सबकी मिलती जुलती यही कहानी थी। उसने सोचा था उसे ओल्ड एज होम में जाकर रहना चाहिए। वह गया भी था, लौट आया था। फिर उसे लगा था इतना बड़ा घर है, क्यों ना इसे ही ओल्ड एज होम बना लिया जाए। बिजली की तरह यह विचार उसके मस्तिष्क में कौंधा था। उन्होंने जल्दी ही अपने विचार को यथार्थ में बदलने के लिए कोशिश शुरू की थी। कुछ भी मुश्किल नहीं हुआ, बहुत आसानी से सब होता गया था। नीचे 3 बेडरूम थे, 3 बेडरूम ऊपर थे। नीचे बहुत बड़ा लिविंग था, ऊपर भी वैसे ही बना था। उसने ऊपर के लिविंग को बीच में दीवार डालकर 2 कमरे बनवाए। आर्किटेक्ट और कंस्ट्रक्शन कंपनी की मदद ली। पीछे सॉफ्ट बनाकर लिफ्ट लग गई थी। उसने दूसरी मंजिल पर भी कमरे बनवा दिए थे। कुल 10 कमरे हो गए थे। सबके साथ बाथरूम अटैच थे। अपने लिए उसने बाद में नीचे गेस्ट के लिए बनाया गया सेट चुना था। अब यहाँ 10 लोग आराम से रह सकते थे, जिनके पास खर्चे के पैसे तो हैं, पर घरों में सुरक्षित नहीं हैं या उन्हें आदर से नहीं रखा जाता। वे यहाँ सुरक्षित और सम्मान से रह सकते हैं। किचन को बाहर की तरफ बढ़वा दिया था। नीचे का हॉल सबके लिए फुर्सत के समय के लिए था। यहाँ टीवी देखा जा सकता था। कंप्यूटर रखवा दिए थे। कैरम बोर्ड, शतरंज खेलने का भी प्रबंध था। संतोष के पूजा घर को प्रार्थना घर में बदल दिया गया था। सभी धर्मों के प्रतीक थे वहाँ। उसने अपने जीवन भर जो कलात्मक वस्तुएं इकट्ठी की थी, उन्हें वहाँ स्थान की उपयुक्तता में सजा दिया गया था। ऊपर की मंजिल के लिए लिफ्ट लगा दी गई थी। दूसरी मंजिल पर ही एक छोटा सा गेस्ट रूम बना था। अगर किसी का रिश्तेदार मिलने आता तो एक दिन रुक सकता था। जैसा वे चाहते थे वैसा ही हो रहा था। दूसरा घर जो संतोष के नाम था, उसे बेच दिया गया था। उसी का पैसा यहाँ लग गया था। संतोष की जमा पूंजी ट्रस्ट के खाते में गई थी, ताकि उस पर आय ब्याज से खर्चा चलता रहे। बाकी सदस्य भी दे रहे थे। संतोष के गहने पूनम के नाम कर दिए गए थे। ज़रूरत की और आराम की सभी सुविधाएं थीं। एक कमरा स्वास्थ्य लाभ के लिए भी था, जहां हर रोज सुबह डॉक्टर आता था। वहीं साथ के कमरे में फिजियोथेरेपी का भी प्रबंध था। अब कंस्ट्रक्शन और फर्निशिंग का काम हो गया था। लोग भी आना चाह रहे थे। बस अब उसका इनॉग्रेशन होना था। जब घर बना था, घर के बाहर पत्थर पर सतीश बंसल, राजीव बंसल और राकेश बंसल के नाम थे। यह पत्थर निकलवा दिया गया था। वहाँ लिखवाया गया था, श्रद्धांजलि हमारा घर। ट्रस्ट के सदस्य भी चुन लिए गए थे। ट्रस्ट के अध्यक्ष मिस्टर सतीश बंसल के प्रस्ताव पर सब सहमत थे। वसीयत में लिखा गया था, मिस्टर सतीश बंसल के बाद यह सब बेटी पूनम और अनिल उसका पति देखेंगे।
पूनम अध्यक्ष होगी। सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी थीं। 6 महीने में इतना बड़ा प्रोजेक्ट पूरा हो गया था। अब तक 8 सदस्य आ गए थे। सुबह की चाय सबके कमरों में पहुंच जाती थी। ब्रेकफास्ट सब इकट्ठे डाइनिंग रूम में करते थे। आपस में बातचीत होती। नाश्ते के बाद अपनी इच्छा अनुसार कुछ कंप्यूटर पर बैठ जाते या अखबार पढ़ते, कुछ किसी गेम में व्यस्त हो जाते। जो चाहता अपने कमरे में लौटता था। दूसरे सदस्यों के साथ अनौपचारिक बातचीत में लग जाते। सप्ताह में एक बार बाहर जाने का कार्यक्रम होता। जो जाना चाहते थे वे जा सकते थे। उनके साथ हमारा घर के कार्यकर्ता रहते। महीने में एक बार वे थिएटर में जाकर फिल्म भी देख सकते थे। बीच बीच में उनके लिए पिकनिक या दर्शनीय स्थलों पर जाने के कार्यक्रम होते थे। कोई भी त्योहार होता तो सबकी हिस्सेदारी होती। दीपावली की तैयारियां सबने मिलजुल कर की थीं। मिसेस बनर्जी ने हमारा घर की सजावट की थी। उमा ने बहुत सुंदर कार्ड बनाए थे, वह आर्टिस्ट थी। मिसेस भाटिया ने मोमबत्तियां खुद बनाई थी, दिए बनाए थे। वर्मा दीपावली की शॉपिंग करने, मिठाई वगैरह लेने कार्यकर्ताओं के साथ चले गए थे। हमारा घर की तरह यह दीपावली अभूतपूर्व थी। साथ की रिफ्यूजी कॉलोनी के घरों से बच्चों को बुलाया गया था। उन्होंने फुलझड़ियाँ और अनार चलाकर दीपावली का आनंद उठाया। मिठाई बांटी गई थी। जैसा वह चाहता था वैसा ही हो रहा था। उसे संतोष की याद आई थी। आखिर यह हमारा घर, बंसल परिवार ही तो है। संतोष, तुम्हें हम सब की ओर से श्रद्धांजलि है यह। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।